नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने करंट अफेयर से संबंधित अपना पार्ट 1 का वीडियो देखा था जिसमें 11 ही क्वेश्चंस हो पाए थे। बट आज हम इस क्लास को लंबी रखने वाले हैं और इस पे 100 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो आपका ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस क्लास को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका एग्जाम्स लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये टोटल जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चलने वाली है, इसमें 800 से अधिक प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और बीपीएससी जो कि हमारा अपकमिंग एग्जाम है, और यूपी पीसीएस से संबंधित करंट अफेयर्स इस सेशन में कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस सेशन को ज्वाइन करें और हमारे साथ अपना पूरा सहयोग दें। तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका पहले का ऑप्शन बी हमारा सही होगा, राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या है कि रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रस्ताव, इस योजना का शुभारंभ या शुरुआत 2022 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा है बी। दूसरा है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किन राज्यों में वार्षिक अशोधित जन्म दर में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही, मतलब इसमें गिरावट की बात हो रही है। आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि तमिलनाडु, दिल्ली और केरल, जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे ज़्यादा गिरावट हो रही है। ठीक है, 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना में लगभग कितने तटीय गांवों को कवर किया गया है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 3500 गांवों को कवर किया गया है। और ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, फैक्ट है ये प्रॉपर, कि 3500 गांवों को इसमें शामिल किया गया है 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना में। चौथा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी क्या है? 7 को। दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बट आप ये ध्यान रखें कि जो भारत का जो पुरस्कार है, मतलब भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, वो तो भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। और 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। कितने? 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। तो उसमें पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत रत्न तो नहीं दिया गया है, लेकिन पद्म के जो 3 प्रकार होते हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। क्या है? पद्म विभूषण दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया। सुशील कुमार मोदी जी, जो कि बीजेपी के नेता थे और जहाँ तक मुझे याद है वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं बिहार के, तो इनको पद्म भूषण दिया गया। बाकी जो और 5 नाम हैं, किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी एंड विजय नित्यानंद सूर्यवंशी जी, इनको क्या दिया गया? इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से 2025 से के बीच 19% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 64.3 है, 64.3 है। और एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो 5वें का सही उत्तर डी हो गया। 6ठा प्रश्न है हमारा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। दूसरा है कि यह सलाह बाध्यकारी है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केवल एक सही है। कैसे? कि राष्ट्रपति की यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करती है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन
क्या है, ये सलाह बाध्यकारी नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी उसको सुझाव दिया तो जरूरी नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो सुझाव दिया तो ये बाध्यकारी ही होगा। राष्ट्रपति जी सलाह मांग सकते हैं लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिटी का प्रश्न है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हैं, जिससे आपका जल्दी से जल्दी ये वीडियो कवर हो जाए। और आप एग्जाम्स के पहले इसको कई बार देख सकते हैं, बस स्पीड आप इसको बढ़ा लीजिए। और आपके 800 से अधिक प्रश्नों की ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एग्ज़ाम डे के दिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको एहसास होगा कि इस वीडियो का कितना फ्रूटफुल हो रहा है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सातवां है किलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु सही हो जाएगा। किलादी उत्खनन स्थल ये फेमस इसलिए है, ये संगम युग की एक प्रमुख शहर बस्ती का यहाँ प्रमाण मिला है। मतलब जो खुदाई हुई है वहाँ पे संगम युग जब था तो वहाँ की शहरी बस्ती का एक प्रमाण मिला है। तो सातवें का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आठवां है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अगमिक मंदिरों की पहचान करने का निर्देश दिया है। ये किस राज्य में है, मतलब किस राज्य में है। तो आठवें का बी हो जाएगा, तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में अगले 3 महीने में सभी अगमिक मंदिरों की पहचान करे। और इस समिति की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं, जस्टिस एम चोकलिंगम करें। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि भारत के चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 33% की वृद्धि हुई है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में किसे भारत का सर्वोच्च अस्पताल नामित किया गया है। नो डाउट इसमें एम्स दिल्ली हो जाएगा। आए दिन आप देखते रहते हैं कि जो भी भारत के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहाँ एडमिट होते हैं, लास्ट में जाकर के एम्स दिल्ली में एडमिट हो जाते हैं। ठीक है, मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ईरान है। क्या है, ईरान है। और आपने देखा होगा कि ईरान और इजराइल जो युद्ध हुआ अभी बीच में, बाकी गाजा के साथ तो चल ही रहा है, तो आप इनकी बाउंड्रीज भी देख लीजिएगा। ज्योग्राफी के सेशन में अगर आप मैपिंग कर रहे होंगे तो एग्जाम के लिहाज से ये आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है कि ईरान की बाउंड्रीज के बारे में पूछ सकता है या इजराइल की बाउंड्रीज के बारे में पूछ सकता है, या जो भी इंपॉर्टेंट होता है आप एक बार इन दोनों कंट्रीज को देख लीजिएगा। साथ में रशिया और यूक्रेन को भी देख लीजिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है दोस्तों हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शीर्ष देश क्या है, ईरान है। और उसके बाद सऊदी अरब का भी स्थान आता है। कहाँ, कम से कम 972 लोगों को फांसी दी गई है ईरान में। मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने फांसी को समाप्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर यह लागू नहीं किया गया है। समाप्त किया है या लागू नहीं किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें हमारा 97, 117, 145 और 104। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 145 देशों ने इसको लागू किया है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में भारत की किन 2 धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको बताना है। भगवत गीता, रामचरितमानस, नाट्यशास्त्र और पंचतंत्र। बताइए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को ये भी पूछ सकता है कि किसने स्मृति रजिस्टर में भारत की धरोहर स्थलों को शामिल किया है। तो किसने, यूनेस्को ने किया है। और केवल 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, पुथांडु 2025 कब मनाया गया है, ये 15 प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 14 अप्रैल। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, बट आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो रफली देख सकते हैं। ठीक है, तो और 14 अप्रैल 2025 को तमिल नववर्ष, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि तमिल नववर्ष जो मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पुथांडु कहा जाता है। ठीक है, 16वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार 2022 में भारत का प्रभावी स्कोर कितना है। तो 85.65 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बट देख सकते हैं आप।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल कितने मृतक विदेशी नागरिक थे? 17वां प्रश्न है 61। ठीक है, 61 क्या थे? 61 जो है वो विदेशी नागरिक थे, बाकी सभी भारतीय थे। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी अहमदाबाद में दोस्तों। और इसमें अगर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो पूछ सकता है कि फ्लाइट का नाम क्या था, तो AI-171। ठीक है, इसमें कुल 242 लोग सवार थे दोस्तों, जिसमें 230 जो है वो यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इसमें 241 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक ब्रिटिश नागरिक जीवित बचा था, और कितने 61 लोग, मतलब 53 + 7 60 हो जाएगा, और एक 61 हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश से संबंधित था? तो ब्रिटेन से संबंधित था, आपने यहाँ ऊपर देखा था। ठीक है, 19वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ILO के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं? तो 94 करोड़ लोग। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत इनको कवर किया गया है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में हुआ है? राजौरी, अनंतनाग, रियासी या उधमपुर? तो ध्यान रखिएगा, रियासी में हुआ है, सबसे हाइट पे है। चेनाब नदी कौन सी है? चेनाब है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, और 1178 फीट है, और कुल लंबाई 1315 मीटर है। ये मतलब आप इसको प्लीज़ जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और इसमें क्या है कि 315 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, और यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी रेल लिंक परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, और 21वां प्रश्न है दोस्तों, चिनाब पुल के मुख्य आर्च का स्पैन कितने मीटर है? ओके, तो 467, यहाँ पे देखिए स्पैन कितना है, 467 मीटर है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 22वां क्या है? उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्या है? गोवा दूसरा है। ठीक, और गोवा देश का दूसरा है, तो भाई पहला कौन है? तो पहला है हमारा मिजोरम, 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत। 23वां प्रश्न है कि उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शंस आपके सामने 21, 22, 23 और 24, 2000 आगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 23वें का सही उत्तर होगा बी, 2022 में। ये पूछा जा सकता है, जैसे एक बार पूछा था कि मिड डे मील योजना कब चली थी, तो 1995 में। मिड डे मील योजना को अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत जिसमें उसको मर्ज कर दिया गया था, वो 2021 में किया गया था, नव पोषण अभियान था उसका नाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24वां प्रश्न है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, CR पाटिल के द्वारा की गई है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की शुरुआत की गई। यह सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 25वां प्रश्न है इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा। इसको इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडस लिपि पर। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लें, क्योंकि 800 से अधिक प्रश्नों की ये श्रृंखला रहने वाली है, तो एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत होगी तो आप देख लीजिएगा, और हम जो क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से किस देश में भ्रमण के लिए ले जाया गया? चीन, तिब्बत, भूटान या वियतनाम? तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम ले जाएगा, वियतनाम। 26वें का डी हो गया। 27वां राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का कुल बजट कितना है? 1000 करोड़, 1650 करोड़, 2790 या 2440? तो 27वें का राइट आंसर होगा 2790। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। ठीक है, 2790, जो कि 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2021-22 से 2024 के लिए लागू किया गया, मतलब 21-22 से लेकर के और 25-26 तक के लिए लागू किया गया है।
28वां क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी का विकास कार्यक्रम के तहत कितनी नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं 10,000 है, 5,000 है, 7,000 है और 8,000 है। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ये संख्या पूछी जाती है कि कितनी नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी दोस्तों, तो 10,000 की जाएगी। कितना? 10,000। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ रेखांकित किया गया है? उत्तर भारत की, इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 29 का ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, गोरखपुर हरियाणा वाला है। तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना को उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया है। यह परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में विकसित की जा रही है। 29 का ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, रायसीना संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तो भाई दिल्ली में ही होता है, न्यू दिल्ली, जिसमें आप देखते हैं कि जो इसका केंद्रीय विषय था वो था कालचक्र, लोक शांति और ग्रहण। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बार यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि इसका आयोजन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि मार्च 2025 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और ये इसका 10वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर सकते हैं या चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सर। ये कौन है? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जो कि रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि थे। तो ये हमारा 31वां प्रश्न हो गया। 32वां, हाल ही में किस राज्य में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केरला। ध्यान रखिएगा कि केरल के पलक्कड़ के मलपुंझा डैम के निकट एक पुरातात्विक उत्खनन के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई हैं। तो 32वें का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। 33वां प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की गई है? अनाउंसमेंट हुआ है। तो दोस्तों वो शहर है हमारा आगरा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार कहाँ कर रही है? यूपी में कर रही है, तो ये विशेष बन जाता है प्रश्न। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 33वें का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, किस राज्य ने पौटी श्री रामलुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश ने पौटी श्री रामलुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ने अमरावती में इनकी प्रतिमा जो कि 58 फुट ऊंची है, इनको स्थापित करने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है। 35वां प्रश्न है कि पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन गीत गवई, ठीक है, ने भारत और किस देश के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है? तो 35 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में एक देश है मॉरिशस। ठीक है, भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन गीत गवई ने भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है। ठीक है दोस्तों, 36वां क्या है, गीत गवई को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑप्शन सी 2016 में। तो इसलिए भी विशेष हो जाता है कि इसको 2016 में गीत गवई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है और यह एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है। आप सभी इस पूरी सीरीज को देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, 37वां है कि हरत महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और असम में। तो दोस्तों 37वें का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हरत महोत्सव। तो ये कश्मीर में होता है। कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला हरत महोत्सव उनकी महाशिवरात्रि का प्रतीक है। यह त्यौहार फाल्गुन मास के 13वें दिन शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। तो 37वें का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38वां,
जो है कलिट्टयम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो 38 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, तमिलनाडु। कलिट्टम कलियट्टम महोत्सव इसे थेयम के नाम से भी जाना जाता है और केरल में मलयालम महीने कुंभम फरवरी मार्च में मनाया जाता है। तो आप इतना केवल ध्यान रखिएगा, कलियट्टम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, सिंपल सा। किस राज्य में कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख मिले हैं? तो चालुक्य के 3 कन्नड़, तो 39 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। तो ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक बन सकता है। अगर हिस्ट्री का टॉपिक करंट में आ जाए तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट है और अभी अभी ये मिला है। ठीक है। जुमुइर बिनंदनी 2025 उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 40 है, 40 का ही हो जाएगा, असम। जुमुइर बिनंदनी हो सकता है पूछ ले, जब यूनिक प्रश्न बनाना होता है तो ऐसे प्रश्न को शामिल कर सकते हैं, जब पेपर बहुत कठिन होना होता है तो। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। और उद्घाटन किसने किया है, मतलब इसमें शामिल कौन हुआ है इस त्यौहार में? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 41 प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? 41, 41 का सी हो जाएगा, बिहार। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया है। क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में भी इसको शामिल मतलब इसमें ये त्यौहार का आयोजन हुआ है। ठीक है। 42 हमारा है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 42। तो दोस्तों ऑप्शन ए है गुरुग्राम। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद कर भेजने की क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे बड़ा है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर अधिकतम कितना तापमान झेल सकता है? क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका, ये अहमदाबाद जो प्लेन हादसा हुआ था उससे है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि 43 का हमारा आंसर सी हो जाएगा कि 1000 सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को सह सकता है और 3400 ग्राम तक की टक्कर जो है वो सह सकता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में जनगणना की शुरुआत कब से होगी? ठीक है। जो पॉपुलेशन का सेंसस शुरू होगा 44वां, वो 1 अक्टूबर 2026 से हिमालय जो क्षेत्र है उसमें ये शामिल होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है और उत्तराखंड है। ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 2026 से, बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि 1 मार्च 2027 से कहाँ होगा? पूरे देश में, और 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी क्षेत्रों में होगा। ठीक है। 45वां लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 45 का ऑप्शन बी भोपाल हो जाएगा। ठीक। प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ठीक। 46 है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये है डॉक्टर जयमती कश्यप को। प्रधानमंत्री ने यह अवार्ड दिया है, डॉक्टर राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार बस्तर की जनजाति डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त पहल है? 47 ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त पहल है। क्या? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 48 भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? 48 राइट आंसर इज डी, यूपी में। ठीक। देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट। इस यूनिट की स्थापना एससीएल यो फॉक्सकॉन
कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक होंगी। एचसीएल और कौन सी कंपनी है, फॉक्सकॉन, दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। रेनिसस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? 49 का ऑप्शन है नोएडा और बेंगलुरु, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन का कार्य करेंगे। 50 है हमारा 50वां प्रश्न कि विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए इस मुंबई, करेक्ट। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है 1 से 4 मई 2025 के बीच, ठीक है। और ये प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन भी है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन है? तो 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा सी, विंजिंजम। विजिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। विजिंजम के संचालन संबंधी, मतलब ये इंपॉर्टेंट में ध्यान रखने वाली बात दोस्तों कि देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? डीप वाटर कंटेनर मतलब ये है कि किसी भी बड़े जहाज को वो बंदरगाह के किनारे लाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो जहाज जहाँ पे है वहाँ पे वो अनलोड कर सकता है, जो लोड जहाज है उसको अनलोड किया जा सकता है और उसके सामान को दूसरे जहाज़ों पे रखा जा सकता है, ठीक है। यही है कि देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, ओके। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी प्रदान की है? 52वां प्रश्न है हमारा, राइट आंसर बी होगा कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। और सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, ठीक। पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? 53 है, 53 का डी हो जाएगा, कर्नाटका। पट्टेदा अंचू साड़ी इसको जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटका से है। जीआई टैग वाले प्रश्न आते हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। और ध्यान रखिएगा कि जीआई टैग जो है वो हर राज्य का अपना है, मतलब हर राज्य में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी श्रेणी में रहा है? तो 54 का ए हो जाएगा, गुजरात। कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के अग्रणी क्षेत्र में रहा है? तो गुजरात है वो, ठीक है, ओके। 55 है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है जस्टिस रिपोर्ट के मामले, ठीक। बी हो जाएगा 55 का, सिक्किम। भाई छोटा राज्य है ही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बड़े राज्यों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है कर्नाटक का, ओके। इसके बाद आंध्रा आता है, तेलंगाना, केरल, तो पहला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और छोटे राज्यों में सिक्किम आता है और सेकंड पे आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 3 राज्य हैं जिसमें छोटे में सिक्किम है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और कर्नाटका जो है बड़े राज्यों में पहले स्थान पे, ठीक। भारत में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख स्टीम बॉयलर संचालित हो रहे हैं? 56 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40 लाख। 2024 तक लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर्स संचालित हो रहे हैं, ठीक। बॉयलर वही होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी में होता है कि बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत है? 57 ए। अभी हाल ही के किसी टेस्ट पेपर में या किसी स्टेट एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 48.8 है ये, ठीक है। 58वां प्रश्न है 58 कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार लगभग कितने करोड़ लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं?
तो 58 का राइट आंसर हमारा होगा 92। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, इसके हिसाब से ये रिपोर्ट निकाला है। फ्रांस के किस शहर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ? पेरिस, मार्सेले, लियोन एंड नैंटेस। तो 59 का राइट आंसर होगा हमारा बी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस यात्रा के दौरान थे तो उन्होंने मार्सेले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। ठीक है, और इस अवसर पर यूएई और भारत के निमंत्रण फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय भी किया है। ठीक है, 60वां प्रश्न है, लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थलरुद्ध राज्य फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आता है? 60, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिहार। कौन सा राज्य स्थलरुद्ध राज्य फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है स्पेशल। भाषणी के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? 61, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा त्रिपुरा। भाषणी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? भाषणी को कब लॉन्च किया गया था? तो 62, राइट आंसर सी 2022 में। ठीक है, स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के मतलब ये भाषणी क्या है इसके बारे में बताया गया है। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए आप ध्यान से तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय भाषा मिशन को भाषणी नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य त्रिपुरा। ठीक, 63, सोनमर्ग सुरक्षा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये 12 किलोमीटर है। 63, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 64 है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? खजुराहो। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। ठीक, 65वां, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला है, आप इसको कृपया पूरा देखें जो आपको कराया जाएगा। 80 क्वेश्चंस के आपके 10 क्लासेस रहेंगे और इसके माध्यम से आप इस सेशन को पूरा देखिए और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है दोस्तों ये यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? 65 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा मसाली। मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। यह गांव गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। इस गांव को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। 66 है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 66 बी सोनीपत। ठीक, सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में है और इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। ठीक, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड को क्या नाम दिया गया? संविद, मित्र, सारथी या दर्शक। तो ध्यान रखिएगा 67 का सही आंसर होगा हमारा ए संविद। भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है। 68 है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की अवधि कब तक निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 31 मार्च 2028 को। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति दी। और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे आगे, इस मिशन की अवधि 31 मार्च 2028 तक निर्धारित की गई। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है 2.0 की अवधि कब तक है? तो 31 मार्च 2028। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज 50%।
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। ठीक है। क्रूज भारत मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। श्री सोनोवाल ने एम्प्रेस, इंपॉर्टेंट है, श्री सोनोवाल ने एम्प्रेस क्रूज पोत पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया है। 71 है, शहरी शासन सूचकांक में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी इज 50, बिहार। और कौन जारी करता है शहरी प्रशासन सूचकांक? तो ये प्रजा फाउंडेशन जारी करता है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में लॉन्च किया गया। इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है ये। बिहार इसमें 15वें स्थान पर है और हमारा प्यारा पड़ोसी यूपी 16वें स्थान पर है। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जारी कौन करता है? प्रजा फाउंडेशन जारी करती है शहरी शासन सूचकांक, और बिहार इसमें 15वें स्थान पर है, 15। 72, केंद्र सरकार ने किस पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया गया है? तो 72 का ऑप्शन बी, गलाधिया की खाड़ी पत्तन। गलाधिया की खाड़ी पत्तन को इसको महापत्तन घोषित कर दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने गांव शामिल हैं? 73, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 63,000 विलेजेस। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने गांव शामिल हैं? 63,000 गांव। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई है? 74, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2023-24। भारत की जनगणना क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में 2023-24 के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई है। तो ये 2023-24। ठीक। किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केरला। ठीक। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया। इस मूल्यांकन में केरल को 76.22% स्कोर मिला है और एकमात्र ऐसा राज्य जिसे बहुत अच्छा की रेटिंग मिली है दोस्तों। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केरल। यहाँ भी वही, ये केरल वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभ्यारण्य को, अरलम अभ्यारण्य कहाँ ये पूछा जा सकता है? तो ये केरल में है, को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस अभ्यारण्य से 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये आपका इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा जा सकता है, और ये करंट का प्रश्न है ये हमारा। भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? 77, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्वे। पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा तो नॉर्वे है। भारत ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत पहला अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है दोस्तों। ठीक है। 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 891। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 891, और 16वीं शेर जनगणना 2025 के अनुसार है ये। ठीक है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? 79, ऑप्शन ए इज अहमदाबाद। सबसे स्वच्छ शहरों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? भारत सरकार के वार्षिक जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट है, अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक। इसके बाद भोपाल का मतलब एमपी का भोपाल है, और लखनऊ जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक। लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एप्टीट्यूड सर्वे के अनुसार भारत के 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं, जिससे भारत लोकतांत्रिक
संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों पहले स्थान पे स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। तो दोस्तों ये जो हमारी 800 जो हमारी 800 ये प्रश्न इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम करने वाले हैं। ये हमारा 80 प्रश्न कंप्लीट हुआ और ये आपका पार्ट 1 रहेगा। आपको पार्ट वाइज करके 80 प्रश्नों के माध्यम से आपको 800 से अधिक प्रश्न करा दिए जाएंगे और आप इसको चाहे एग्ज़ाम तक तो मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं। और अगर आपको जल्दी कवर करना हो तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।